वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने बातें की थी कि एक साथ में दो दो डिग्री आप लोग ले सकते हैं। थोड़ा यार टाइट सा है, कोई नहीं, चलो मैनेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है बेसिकली, अभी जो मैंने बोला था कि आप लोग 2 डिग्री कर सकते हैं एक साथ में, ठीक है। यानी कि आप लोग, जैसे मैंने बोला था ना उस टाइम पे, कि आप लोग बीटेक भी कर सकते हैं और आप लोग साथ साथ में संस्कृत में भी डिग्री ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक और अच्छी चीज ऐड होने जा रही है और मुझे ये तो वास्तव में ही काफी अच्छी लगी। यानी कि अब आप लोगों के पास में क्या ऑप्शन रहेगा, 1 डिग्री तो आप लोग ले सकते हैं अपने देश के अंदर से, यानी कि अपनी कंट्री में कोई इंस्टीट्यूशन है उससे आप लोग डिग्री ले रहे हैं, और साथ ही साथ में एक कोई विदेश से भी आप लोग पैरेलल में डिग्री कर सकते हैं। इसके लिए हमारी कंट्री में जो यूजीसी है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो मिलकर काम करेगा, जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ में। और ये काफी अच्छा एक मौका देखने को मिलेगा आने वाली यंग जनरेशन के लिए। अगर वो साथ में 2 डिग्री लेना चाहते हैं, वो भी एक इंडिया से और एक बाहर से, तो वो भी अब पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। फिर से वही बोलूंगा बात कि यहाँ पर पैसे दोनों के लगेंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग 1 डिग्री के पैसे देकर आप लोगों को काम चल जाएंगे। अब तक हम लोगों ने इसके बारे में क्या बातें डिस्कस की थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी कंट्री में अभी यूजीसी के द्वारा ये अलाउ कर दिया गया कि आप लोग 2 डिग्री बेसिकली ले सकते हैं। अभी ये जो 2 डिग्री ले सकते थे, इसमें एक एक्सेप्शन भी मैंने आप लोगों को बताया था, अपवाद था। वो क्या था कि आप लोग पीएचडी 2 साथ में नहीं कर सकते। ये अच्छा 2 पीएचडी साथ में कर रहे हो, वो बड़ी बात हो जाएगी, यानी कि 2 डॉक्टरेट की डिग्री आप लोगों के पास में हो जाए, तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पीएचडी को यहाँ पर मना किया था। बाकी अगर आप लोग बीएससी करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, बीए चाहते हैं, एमए चाहते हैं, ये इस तरीके की जो डिग्री है वो एक साथ में कर सकते हैं। एक और छोटी सी यहाँ पर जो कंफ्यूजन था वो दूर किया था मैंने, कि अगर आप लोग बैचलर डिग्री में है तो बैचलर डिग्री में 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लिया आप लोगों ने बीए ले लिया और बीएससी ले लिया, ठीक है। पर लेकिन आप लोग जो है दूसरी साइड में अगर आप लोग जाएंगे, जैसे कि एमए हो गया या एमएससी हो गया, तो उस तरीके से आप लोग चीजों को पैरेलल ले सकते हैं। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि यार चलो बीए कर ले तो एमए साथ में निपट जाएगा, वो वाला काम आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें किस बेस पे की गई, हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई थी 2020 की एजुकेशन पॉलिसी, जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई। क्यों? क्योंकि जब आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे ना, संविधान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में पार्ट जो है बेसिकली पार्ट है 7, ठीक है। तो जो पार्ट 7 है बेसिकली उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर बेसिकली ये बातें बोली गई हैं कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो एजुकेशन को किस में रखा गया, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना देती है और स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो कर लेते हैं। इसके ऊपर भी अभी आऊंगा, एक मुद्दा है जो नीट का मुद्दा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। वो भी एक आर्टिकल है, गवर्नर की पावर के बारे में बातें की जा रही है, और स्टेटिक पोर्शन भी आप लोगों का कवर करूंगा उसमें, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे गवर्नर कहां कहां पर ऐसे काम कर सकता है जिससे स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कत में आ जाती है बातें, ठीक है। अभी यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो, जिससे कि आप लोग का इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो भी आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। अभी यहां पर बात की जा रही है कि 2 डिग्री आप लोग ले सकते हैं, सही है। ड्यूअल डिग्री आप लोग यहां पर लेकर चल सकते हैं, तो इसके चलते पूरा प्रोविजन रखा गया। बस ये बोला गया कि एक साथ में उनका टाइम जो है वो मैच नहीं करना चाहिए, आप लोग अलग अलग टाइम यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा जो डिग्रियां होंगी, ताकि जो बच्चा अगर 2 डिग्री लेना चाहता है वो इतना जागरूक, इतना जुझारू है कि वो चाहता है कि 2 डिग्री एक साथ में कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा। आने वाले टाइम में बच्चे कहेंगे पापा आपने, जैसे जब आपकी उम्र आगे ज्यादा हो जाएगी तो बच्चे बोलेंगे पापा आपने कौन सी डिग्री कर रखी, आप लोग बोलोगे यार बीए कर लिया था, बीटेक कर लिया था, बीएससी कर, बस हमने 2 डिग्रियां ले रखी है एक साथ, और एक इंडिया से और दूसरी विदेशों से, ठीक है। तो नहीं, आने वाले टाइम में हमेशा आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी, जैसे हमारे जो मम्मी पापा हैं वो हमारे बाबा दादी से ज्यादा एडवांस हैं, आप लोग देखने को मिलेगा अपने मम्मी पापा से थोड़ा सा ज्यादा एडवांस रहोगे। एडवांस इन द फील्ड ऑफ समझदारी नहीं बोल रहा हूं मैं, समझदार तो वही ज्यादा रहेंगे, एक्सपीरियंस उनके पास में ज्यादा है, पर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, प्रेजेंट टाइम पर चीजों में प्रोग्रेस होते हुए, उसकी बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो वो वाली चीजें आप लोग को हमेशा पिछले वाली जनरेशन से जो नेक्स्ट वाली जनरेशन है वो थोड़ी फास्ट चलती हुई नजर आएगी। पहले लोग पैदल चला करते थे, फिर लोग गाड़ियों में आ गए, अब हवाई जहाज में आ गए, अब लोग स्पेसशिप्स में जाके बैठ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, पहले लोग जो थे बेसिकली कैसा पैसे का सिस्टम यूज करते थे, आज के डेट में डिफरेंट पैसे का सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो वो वाली चीजें बेसिकली मैं बोल रहा हूँ।
तो यहाँ पर आने वाले टाइम में कई सारे इस तरीके के फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि जैसे ड्यूअल डिग्री आप लोग कर ही रहे हैं, दोहरा प्रोग्राम, आप लोग कोई भी प्रोग्राम उठा सकते हैं और उसी के चलते यहाँ पर आगे चलकर जो टाइम शेड्यूल है उसको सेट कर लीजिए कि कौन सा टाइम रहने वाला है, तो इसके चलते आप लोग अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ये सारी बातें जो है मैंने नोट्स में फिर से आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, जिस किसी ने अगर नहीं देखा होगा तो वो देख लेना। यहाँ पर अभी फिलहाल एक टेस्ट हो रहा है जिसको बोलते हैं CUET, कॉमन एंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्यों? क्योंकि 12वीं के एग्जाम, 10वीं और 12वीं के एग्जाम प्रॉपर वे में हुए नहीं। 12वीं के एग्जाम देते ही आप लोग ग्रेजुएशन में आते हैं और ग्रेजुएशन में आप लोग का एडमिशन होता है किसी पर्टिकुलर जो हायर क्लासेस के लिए, ठीक है, BA BSc BTech इन सब के लिए। तो इसके चलते एग्जाम वहां पर नहीं हुए तो इन्होंने अपना एक एग्जाम रख दिया, कॉमन एग्जाम रख दिया, एग्जाम दो और अपना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। तो इसका भी प्रोसीजर अभी स्टार्ट हो रहा है हमारे देश के अंदर में। और इसी के साथ में यहाँ पर ड्यूअल डिग्री का जो प्रोग्राम है वो मैंने बताया अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करके चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम अभी हमारे देश में लाया गया है। अगर आज की डेट में आप लोग मान लीजिए बीटेक करना स्टार्ट कर दिया और पहले साल में आप लोगों के चक्षु खुल गए और आप लोगों को लगा यार गलती हो गई, घर वालों के पैसे बर्बाद कर दिए, तो पहली साल में आप लोग छोड़कर जा सकते हो बीटेक को और मन कर रहा है बीए में एडमिशन लेना और फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या फिर कोई और सब्जेक्ट लेना है तो वो आप लोग कर सकते हो। पर लेकिन यहाँ पर अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये है कि आप लोगों का जो एक साल है ना वो बर्बाद नहीं माना जाएगा, वो आप लोगों का काउंट किया जाएगा जब भी कहीं पर आप लोगों को जॉब की बारी आएगी कि अच्छा इसने एक साल जो है बीटेक भी कर रखा है तो इसको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज भी है। ऐसा नहीं होगा पहले टाइम पर एक साल बर्बाद हो गया यार वहां पे, अब फिर से यहाँ पे कर रहे हैं, वो वाला फंडा नहीं देखने को मिलेगा। तो टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तो ये मुझे काफी प्यारा लगा कि टाइम को अच्छे से लेकर चल रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये पूरा आर्टिकल मैंने आप लोग कवर कराया था, तो यहाँ पर भी मैंने इसके बारे में नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। पर लेकिन अभी इसमें जो नया एडिशन है जो मुझे आप लोगों को बताना था वो अपडेट ये है कि इंडिया और अब्रोड यानी कि भारत और इसी के साथ में बाहर से दोनों को पैरेलल में आप लोग यहाँ पर डिग्री को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके बारे में एग्जाम के लिए तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये, खासकर अगर पूछ लिया जाए एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप लोग क्या किस तरीके से इसको ले रहे हैं, एक यंग नागरिक होने के नाते मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, कितना वैलिड है यहाँ पर ये मेंस आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, प्रीलिम्स वगैरह के अंदर भी कि कौन यहाँ पर ये डिसीजन लेता है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यहाँ पर ये डिसीजन लेता है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग ही बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा आर्टिकल। बाकी एक मोटिवेशनल कोट है आप लोगों के सामने, बोला गया है कि ड्रॉप द आइडिया ऑफ बिकमिंग समवन एल्स, यू आर ऑलरेडी ए मास्टरपीस। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, एक कई सारी ऐसी कहानियां सुनी होगी कि यार वो इंसान ना अलग ही बंदा है, ठीक है, पर लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हमें हर एक इंसान जो है वो अलग है, आप लोगों की आदतें कुछ है, मेरी आदतें कुछ है, ठीक है। हर एक इंसान की कोई ना कोई ऐसी आदतें होती हैं जो कि उसको बनाकर लेकर चली जाती हैं और हर एक इंसान की कुछ ना कुछ ऐसी आदतें भी होती है जो उसको बर्बाद कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को अपनी वो आदत आइडेंटिफाई करनी होती है। जैसे कि आप लोगों की आदत जो कुछ ऐसी होंगी, जैसे मुझे मूवी देखने का इतना शौक था, मतलब है अब भी, पर लेकिन मैंने उसको काफी हद तक कंट्रोल किया। मुझे लगा मैं इसको कंट्रोल अगर नहीं करने वाला तो वैसा भी ये मुझे कंट्रोल कर लेगा, मतलब मेरा टाइम बर्बाद करेगा ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसको मैंने फिर कैसे किया, फिर मैंने उसको रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर दिया। रिवॉर्ड के तौर पर जो बात अभी बोलने जा रहा हूँ ना, इसको अपनी जिंदगी में आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे लगा मैं अपना काम डिसाइड कर लिया कि मैं इतना काम करूंगा तो मूवी देखूंगा, ठीक है, मैं इतना काम करूंगा तो ये काम करूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आप लोग अपनी जिंदगी में एक तरीके से अपने काम के लिए और ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, अपने आप को रिवॉर्ड देने का काम आप लोग कर सकते हैं। पर पैरेलल में दूसरा काम भी आप लोग करिएगा जो कि अच्छा है, जो खासकर मैं भी कई बार इंप्लीमेंट करता हूं, पनिश भी करना है अपने आप को। अगर जो आप लोगों ने डिसाइड किया है वो आप लोग नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों को अपने ऊपर एक पनिशमेंट का भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और ये नॉर्मली जर्मनी में फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इससे ये रहता है अगर आप लोग खुद अपने आप को पनिश करने लगे अपने किए हुए कुकर्मों के लिए कि हाँ आज टाइम फॉलो नहीं किया, पूरा आज का दिन ऐसे ही चला गया, तो फिर किसी और के पनिशमेंट की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी आप लोगों की अपने आप इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेल्फ पनिशमेंट सबसे बेस्ट पनिशमेंट है अगर आप लोगों ने एक बार अपने आप को देना स्टार्ट कर लिया। पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को तो हम लोग पनिश कर देते हैं बड़ी आसानी से, गाली दे दिया, उसको सुना दिया उसने ये नहीं किया पर लेकिन जब अपने बारे में बातें करते हैं तो तब आप लोगों को ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। तो इसके चलते आप लोग याद रखिएगा, तो कई सारी चीजें आप लोग ऐसी देखने को मिल जाती हैं। एक छोटी सी एक बात बोलना चाहूंगा, देखो अभी ना कई सारी शादियां चल रही हैं, ठीक है। तो अभी रिलेटिव में एक शादी थी, उसमें गया था मैं, तो रात की शादी थी तो पूरी रात जगह, फिर सुबह को खैर वीडियो तो लेकर आ गया था मैं जैसे तैसे, पर लेकिन तबीयत जो है थोड़ी डाउन हो चुकी है, ठीक है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे,
ठीक है। तो बीच बीच में ये जो ऐसे ये जो क्या बोलते हैं मैंने, कुत्तों वाली खांसी हो गई तो कुत्तों वाली नहीं है, खैर वो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा है, पर लेकिन अभी जो है इंसानों वाली है। पर हाँ ये है कि थोड़ी थोड़ी सी चलती रहेगी बीच बीच में, तो आप लोगों का एंटरटेनमेंट होता रहेगा, उसको मैनेज कर लेना ठीक है। तो डिस्टर्बेंस चलता रहेगा। तो कई सारे और भी आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे आज। एक एक जो आर्टिकल है आज, एक कल का भी आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर आज जो है एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रिसेंटली अभी रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पर, मैं अगर आर्टिकल के बारे में बात करूँ, एक ओवरव्यू आप लोगों को दूँ। वैसे तो मैंने एक आर्टिकल तो न्यूज़ एनालिसिस का आप लोगों को करा दिया, जो कि यहाँ पर मैंने ड्यूअल डिग्री के बारे में बात की, पर लेकिन यहाँ पर अगर इन आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल है लखीमपुर खीरी का जो केस निकल कर आया। वैसे तो मतलब देखा जाए एग्जाम में रेयरली आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा, पर लेकिन अगर बात करें इस तरह के केसेस जो आते हैं, आप लोग कल को चलकर एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर बैठोगे तो न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है वो आप लोग जानो, तो वहां पर भी आप लोगों को पता चले, डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को हेल्प करे कि इस तरीके से, तो इस तरह की चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए कम से कम सोसाइटी में काफी बड़ा केस क्या चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में ये WHO के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप लोगों को यहाँ पर ये गवर्नर के जो इश्यूज है, फेडरलिज्म का सिस्टम ये वाला और ये वाला, इस तरीके से बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। ये देखने को मिला इंटरनेशनल लॉ को भी यहाँ पर बेसिकली वोलेट किया जा रहा है, जब हमारे देश में कुछ चीजों को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिससे घरों को डिस्ट्रॉय किया गया अभी कई सारे, ठीक है। जो रामनवमी के टाइम पर जो चीजें आप लोगों को देखने को मिली उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करूंगा, यहाँ पर ये डेटा पॉइंट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और डेटा पॉइंट तो अभी यहाँ पर ये अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, बेसिकली ये कोयले के बारे में है, ठीक है। तो यहां से बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आप लोगों की बन सकती है प्रीलिम्स के लिए, अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो। जैसे कि हमारी कंट्री में कोयले के बारे में अगर बात की जाए तो कोयले की जो खपत है बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग बिजली बहुत ज्यादा कोयले से बनाते हैं, पर लेकिन कोयले की क्वालिटी जो है, जो बिजली बनाने में यूज की जाती है, वो हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं कई बार, तो देखने को मिलेगा। तो कोयले कितने प्रकार के होते हैं, तो नॉर्मली जैसे पेट हो गया, यहाँ पर लिग्नाइट, एक तरीके से ये एक तरीके से जो लिग्नाइट हो गया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर सब बिटुमिनस हो गया और एंथ्रेसाइट हो गया। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली जो कोयले का तरीका है, ठीक है। तो ये कोयले के 5 प्रकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमारे कंट्री में जो कोयला है वो ज्यादा क्वालिटी का पाया नहीं जाता है नॉर्मली, अगर बात करें ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट, तो ये बाहर पाया जाता है। अगर बात करें हमारी कंट्री में सबसे पहले कोयला जो है वो कहां पर निकाला गया, तो कोयला जो है ये 1774 में, यानी कि 1774 में ये रानीगंज आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहला कोल फील्ड था इंडिया के अंदर में, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। इसी के साथ में हमारे देश में सबसे ज्यादा कोयला कहां से निकलता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आप लोगों को देखने को मिलेगा। लगभग 70% कोयला यहां से निकल कर आता है। कोयले के यूज कई सारे हैं, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, और गैस के फॉर्म में भी कोयला यूज किया जाता है अलग अलग चीजों के लिए। तो ये यहाँ पर इनके बेसिकली यूज करने के प्रकार है जहां पर यूज किया जाता है। कोयले के बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जाननी है तो SLVpedia पर यहाँ पर जाना, और कई सारी चीजें यहाँ पर जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, जैसे COAL, ठीक है। तो आप लोग जाकर सर्च करोगे तो इसके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तो ये वाला आप लोग का आर्टिकल खुलकर आ जाएगा। तो कोयले के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, GS पेपर 3 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। कोयले के बारे में सबसे ज्यादा अबेंडेंस में पाया जाता है। सबसे ज्यादा दुनिया में कौन कोयला प्रोड्यूस करता है, तो चाइना सबसे ज्यादा है, फिर USA, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, और फिर इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में कौन कौन है यहाँ पर, तो ये भी बताया गया, और कोयले को जो क्लासिफाइड किया गया वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, ये SLVpedia इसलिए बनाया गया ताकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर अपडेट होती रहती है, और यहाँ पर इस तरीके से आप लोग चीजों को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में आप लोग आंसर लिख लीजिए, यहाँ पर सारे आंसर आप लोग, कई सारे बच्चे यहाँ पर लिखते हैं रेगुलर, तो डेली क्वेश्चन यहाँ पर पोस्ट करता हूँ, तो आप लोग उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे का आंसर भी आप लोग एनालाइज कर ले कीजिए, जो भी यहाँ पर आंसर पोस्ट कर रहा है तो उसके आंसर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे आंसर बेसिकली लिखे गए हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग देख लेना और एक दूसरे का आंसर एनालिसिस करें। कई सारे बच्चों ने कल फेसबुक पर भी पोस्ट किया, अच्छा लगा मुझे। तो इसी तरीके से आप लोग देखिए अपनी पढ़ाई को अच्छा लेकर चल सकते हैं। ये जो लखीमपुर खीरी वाला केस है यहाँ पर, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अजय मिश्रा जो है ये यूनियन मिनिस्टर है स्टेट, जो कि पंचायती जो पॉलिटिकल पंचायत सिस्टम बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी है, सुनो एक मिनट, बेसिकली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर होम अफेयर, और इनके बेटे हैं यहाँ पर आशीष मिश्रा। अभी हमारी कंट्री में किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो आशीष मिश्रा जो है ये इंसान, इसने क्या किया, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, ठीक है। तो इसकी जो गाड़ी है किसानों के ऊपर चढ़ी, हालांकि गुस्सा आया, किसानों ने गाड़ी में आग लगा दी, वो एक अलग बात है, पर लेकिन कई सारे लोगों की डेथ हो गई उस टाइम पर, और इस इंसान को पकड़ा तो नहीं गया, खैर जब जद्दोजहद हुई इसके बाद में पकड़ा गया, थोड़ा सा लेट पकड़ा गया। उसके बाद में फिर अभी यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इसको बेल दे दी गई। अब यहाँ पर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा बेल दे दी गई इस केस में, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास में केस पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये क्या चल रहा है, मतलब
मतलब कुछ भी चल रहा है, ठीक है, ऐसा कैसे करोगे? तो यानी कि बेसिकली फटकार लगाई इलाहाबाद हाईकोर्ट को कि किस बेसिस पर आप लोगों ने यहाँ पर ये एग्जैक्ट फैक्ट को इग्नोर किया आप लोगों ने कि ग्रांट बेल किस बेसिस पर की जाती है, वो आप लोगों ने सही से काउंट नहीं किया। तो इसके चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन जो है वो साइड में रख दिया। और राइटर जो है वो इससे बड़ा खुश है कि यहाँ पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, यहाँ पर इनके सुप्रीम कोर्ट ने आकर यहाँ पर एक तरीके से चीज़ों को देखा कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। उस टाइम पे 4 किसानों की, जर्नलिस्ट की, इसी के साथ में यहाँ पर 8 लोगों की जान गई थी इन सब जो इंसिडेंट के टाइम पर। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं हाई कोर्ट को, यार तुमने जो है ढंग से चीज़ों को देखा नहीं, ठीक है, तुमको ढंग से चीज़ों को देखना था, एविडेंस को ढंग से देखना था, उसके बाद में तुमको यहाँ पर कोई डिसीजन लेना था। यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जब यहाँ पर SIT बनाएगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसने यहाँ पर कई सारी बातें बोली। तो उसके चलते यहाँ पर उसने ये बोला था कि कल को अगर इससे छुटकर यहाँ पर ये जा रहे हैं तो यहाँ पर इनकी बेल के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो यहाँ पर इनकी बेल के खिलाफ जाए कोर्ट के अंदर में कि इनको बेल किस खुशी में दे दी है, ठीक है। पर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं निभाई। उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जा रही है, तो ये यहाँ पर बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये बिल्कुल गलत है, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। एविडेंस को भी यहाँ पर टेम्पर करने की कोशिश की गई, छेड़खानी करने की कोशिश की गई। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट का जब इंटरवीन हुआ यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया यहाँ पर, तो उसने बोला कि यार ये ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हालांकि कोर्ट को जो है बेसिकली ये बोला गया कि आप CBI को ट्रांसफर कर दो इस केस को, पर लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, हमको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पर भरोसा है कि वो जो है अपना काम ढंग से करेगी और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो अपना काम ढंग से करे। उसको ये भी बोला गया कि हमारा फेथ जो है, ट्रस्ट जो है, उसको तोड़ना मत। तो ये भी बात यहाँ पर बोली गई है। तो सारा इंसिडेंट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी का, जहाँ से सारी दिक्कतें देखने को मिली। तो अभी मुद्दा यह है कि इनकी बेल जो है वो रद्द कर दी गई है। तो यह है पूरा इशू जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में आया, ठीक है। तो देखिए ये तो बेसिक होता है, यहाँ पर का स्टेटिक बन सकता है, पर लेकिन यहाँ पर ये पता होना चाहिए क्योंकि रेगुलर अगर न्यूज़पेपर में आ रहा है और आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आ गया, तो फिर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए। और कोयले के बारे में इसलिए बताया क्योंकि कोयला जो है अभी यूक्रेन वॉर के चलते भी यहाँ पर चीज़ें दिक्कत में आ गई हैं। जैसा मैंने अभी यहाँ पर बताया कि जैसे अभी यहाँ पर यूक्रेन वॉर जो है उसने इंडिया में बेसिकली हम लोग जो चाहते थे ना कोयले से दूर हटे, पर लेकिन वो दूर नहीं हट पा रहे हैं क्योंकि नेचुरल गैस वगैरह ये सारी चीज़ें जो मैक्सिमम रसिया वगैरह सप्लाई करता है वो वाली चीज़ें नहीं हो पा रही है। हम लोगों ने बोला था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में कि 2070 तक हम लोग काफ़ी कुछ यहाँ पर अचीव कर लेंगे और हम लोग को यहाँ पर बेसिकली यार मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ये होगा तो होगा। दूसरा ये था कि लेक्चर ना लिया जाए, तो मैंने सोचा कम से कम, एक तो देखो 2 तरीके थे, एक तो यह है कि मैं बोल दूं कि ठीक है यार तबीयत डाउन है, लेक्चर नहीं लेता हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये था जैसा भी हो लेक्चर ले लेते हैं, ठीक है। तो मुझे दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगा, तो बस ये है थोड़ा सा अब आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुई थी यहाँ पर 26, उसमें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला कि यहाँ पर बेसिकली हमारे द्वारा बोला गया था कई सारी बातें। 500 गीगावाट जो है वो हम लोग बेसिकली 2030 तक लेकर आएंगे, ठीक है। इसके साथ में हम लोग अपना जो है 0 एमिशन करेंगे। तो उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए हम लोग के पास में बेसिकली रिसोर्सेज होना चाहिए। तो अभी उनको भी हिट होता हुआ पाया गया हमारे देश में, ये खुद फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर बोल रही है। तो इसके चलते यहाँ पर ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। अभी यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये IMF से रिलेटेड एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जो कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। तो इनका नाम है के जॉर्जिवा, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, जैसे अभी कई बार आप लोगों ने WTO की जो डायरेक्टर कई सारी आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी गई, ठीक है, कई सारे एग्जाम में। कौन है बताइए जरा, मैं भी तो जानूं, और देश का नाम जरूर बताएगा उनके, क्योंकि देश का नाम भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर होगा तो उसका डाउट आप लोगों को क्लियर करके चलना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एक जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों से कुछ इस तरीके से डिस्कस करूंगा ताकि बहुत सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए। मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पर ये है, अभी यहाँ पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये बोला कि इंडिया के अंदर जो लोगों की डेथ हुई है वो यहाँ पर इतनी ज्यादा हुई है कि जितनी काउंट भी नहीं की गई है। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर यह कि ये बोला गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग WHO बोलते हो, WHO के द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई है कि इंडिया के अंदर लगभग 5 मिलियन लोगों की डेथ हुई है। 5 जिसमें 4 से 5 मिलियन बोला जा रहा है, वैसे 4 मिलियन बोला जा रहा है, ठीक है, 5 नहीं सॉरी 4 मिलियन का मतलब यहाँ पर 40 लाख लोगों की डेथ हुई है अकॉर्डिंग टू द WHO के एस्टिमेशन के हिसाब से हम लोग बातें करें। पर लेकिन अगर बात करते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऑफिशियल डेटा के हिसाब से, वो बोलते हैं 5 लाख लोगों की डेथ हुई है। यानी कि 5 में अगर 8 की मल्टीप्लाई आप लोग कर दोगे तो यहां पर तब जाकर 40 होगा, यानी कि 8 गुना कम लोगों की डेथ जो है वो यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई है।
यहाँ पर कि इतने कम लोगों की डेथ हुई है, पर लेकिन डब्ल्यूएचओ बोला है कि तुमने डेटा ढंग से काउंट नहीं किया है। और यही मुद्दा था उस टाइम पर जब कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी, पर लेकिन गवर्नमेंट के जो डेटा आ रहे थे वो निकल कर वो काफी कम आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर कई सारी बातें बोली गई कि गवर्नमेंट कहां कहां तक जाकर लोगों को चेक करेगी, किस किस को जाकर कैसे कैसे बताएगी, तो कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे थे। पर बेसिक मुद्दा जो है वो ये था यहाँ पर कि जिन लोगों की डेथ हो रही थी उनको अभी कंपनसेशन देने की बात कर दी गई है। तो कंपनसेशन देने के चलते भी ये बोला गया था कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो यहाँ पर कम दिखाए गए, तो उसके चलते भी कई सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिले थे। तो अब मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो बताया गया अभी यहाँ पर ये बातें, तो इसको लेकर रस्साकसी हो गई है हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट और डब्ल्यूएचओ के बीच में। डब्ल्यूएचओ के द्वारा यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में जो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन जो समिट हो रही थी, वहां पर अभी डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल थे, कौन है आप लोग बताइए, उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था गुजरात के अंदर में। तो क्वेश्चन एक बन जाएगा आप लोगों से जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट जो है वो यहाँ पर कहां पर बेसिकली देखने को मिली, ठीक है। तो ये गुजरात में आप लोगों को देखने को मिली। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो आप लोग याद रखिएगा। और उसी टाइम पर यहाँ पर ये मुद्दा उठ गया कि 2020-21 में यहाँ पर जो हमारी कंट्री में लोगों की डेथ हुई है वो कितने लोगों की डेथ हुई है, तो उसके चलते यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट पब्लिश की गई है। यहाँ पर अभी डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये बोला गया कि हम लोगों ने इंडिया के लिए रिपोर्ट पब्लिश कर दी है, आने वाले टाइम में अलग अलग कंट्री के लिए भी रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। मतलब सबसे पहले हमारी ही करो, मतलब हमारा ही रोल नंबर फर्स्ट है, हमारा ही नाम ए से आता है, ठीक है, हमारी करोगे सबसे पहले पब्लिश। मतलब देख रहे हो आप लोग ये हरकतें इनकी। रीजन क्या है? रीजन ये कि हमारी कंट्री को बोला गया कि मेडिसिन का हब थी हमारी कंट्री, दुनिया को हम लोगों ने मेडिसिन सप्लाई की और इसी के साथ में बहुत सारे लोगों की जान बचाई हम लोगों ने। तो हम लोग एक मेडिकल एक तरीके से ऐसी नहीं, एक तरीके से फ्रेंडली देश के रूप में सामने निकल कर आए। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब सबसे पहले हमारी बातें कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करो ना, पूरा यूएसए जो है रो रहा था उस टाइम पर कोविड-19 को लेकर, उसके बारे में बातें नहीं करोगे उसके बारे में आप लोग बात ही नहीं करोगे, तो वो वाले सारे इशू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है, देखिए कि हमारी कंट्री में वैसे तो अगर बोला जाए केसेस गवर्नमेंट के द्वारा 5.2 लाख बताए गए, पर लेकिन उसमें से भी अब जब क्लेम के बारे में बात करते हैं, ये बोला गया अभी हमारे देश में कि 50,000 रुपए दिए जाएंगे उस इंसान को जिसके घर में किसी न किसी की डेथ हुई है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर 50,000 रुपए को लेने के लिए बहुत सारे फेक क्लेम आ गए कि हमारे भी घर का आदमी मर गया, हमारे भी, और झूठे सर्टिफिकेट बना बनाकर भी लोग पहुंच गए। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा यार वैसे कोविड-19 में लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, रोकड़ा आया नहीं हमारे पास में, और ये जो है ये अलग से फंडा स्टार्ट हो गया, तो इसका कोई ना कुछ इलाज किया जाए। तो ये मुद्दे वहां पर निकल कर आने लगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट के सामने, भाई साहब बताओ करें तो क्या करें, हमारे पास में इतना पैसा है नहीं, अब इतने लोगों को पैसा कहां से बांटे हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है आप लोग ऐसा करो, ये देखो जाकर चेक कर कितने फेक क्लेम आ रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चेक करते हैं, और अगर फेक क्लेम पाया जाए तो फिर उनको उल्टा लटका दो। मतलब ये है अगर कोई पाया जाता है फेक क्लेम करता हुआ कि यहाँ पर अगर किसी को लगता है कि उसके घर में किसी की डेथ नहीं है पर उसको लग रहा है कि 50,000 रुपए फ्री के बट रहे हैं मार्केट में, तो जाकर ले लो, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। तो फेक क्लेम करता हुआ अगर कोई पाया जाता है तो यहाँ पर बोला गया कि सेक्शन 52 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में भी था उस टाइम पर, तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ठीक है। इसके चलते कोई इंसान अगर ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर 2 साल का सजा होगी और फाइन भी लग सकता है। तो दोनों चीजें यहां पर बेसिकली उसके ऊपर आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर आगे बात करूं, यहां पर बेसिकली बात की जा रही है, जो बेंच है उसने ऑर्डर दिया है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, जिसके चलते यहां पर दोनों को मिलकर काम करना है, और उनको ये बात बोली गई कि तुम्हारा जो काम है वो ये है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला और महाराष्ट्र अलग अलग राज्य में जाओ और 5% सैंपल जो है उनकी स्क्रूटनी करो जाकर कि ये फेक क्लेम है या फिर ये रियल क्लेम है, और फिर जाकर चेक करो यहाँ पर क्या बातें देखने को मिल रही है। क्योंकि जो अभी यहाँ पर डेटा है आप लोगों के पास में 5.2 लाख का, अगर ये फेक क्लेम आ रहे हैं इतने सारे, ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि रियलिटी में आसपास में जब आप लोग जाकर पूछोगे कि रियलिटी में किसकी वजह से इसकी डेथ हुई है, कि ये सच्ची बात है या फिर झूठी बात है, ठीक है। तो पहला आप लोग जाकर ये 5% सैंपल को वेरीफाई करो जो कि क्लेम के लिए आए, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बातें करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अभी इनको एक काम दिया करने के लिए कि ये काम जब हो जाए तो फिर आगे बोलना यस सर काम हो गया, और फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या किया जा सकता है। जो काफी इंपोर्टेंट बॉडी है वो याद रखेगा, काफी ज्यादा न्यूज में थी यहाँ पर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो एक बॉडी भी आप लोग ही कवर करा देता हूँ यहाँ पर, सेंटर में पीएम, स्टेट में सीएम और डिस्ट्रिक्ट में डीएम, ये सबसे पावरफुल पोस्ट मानी जाती है। और डीएम यहाँ पर जो होते हैं वो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के
चेयरपर्सन आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, अगर बात करें ये स्टैट्यूटरी बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करती है। इसको 27 सितंबर 2006 में इसको बनाया गया था और एक कानून के थ्रू बनाया गया था। जब भी कोई भी बॉडी हम लोग कानून के थ्रू बनाते हैं उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। स्टैट्यूट का मतलब ही कानून है, ठीक है, तो कानून के थ्रू बनाई गई बॉडी। ये ऐसा नहीं कि इसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, तो ना तो ये संवैधानिक बॉडी है, ना ही ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है कि हाँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा पास करके बना दी गई है, ऐसा भी नहीं है, पर लेकिन हाँ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन करते हैं, 9 अदर मेंबर होते हैं, 1 मेंबर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनमें से वाइस चेयरपर्सन का डिजिग्नेशन भी दिया जाता है। ठीक है, काम कई सारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि पॉलिसीज प्लान बनाना, कल को कहीं पर कोई डिजास्टर यानी कि कोई त्रासदा आती है, ठीक है, और ये इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएसपेपर 3 में डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट भी। ठीक है, इसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसी के साथ में इसका एक पर्टिकुलर मैंडेट रहता है कि क्या क्या काम आप लोग किस तरीके से लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट करते हैं नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, यानी कि कल को इंसान की वजह से कोई हरकतें होगी, ठीक है, इंसान का बनाया हुआ बांध टूट गया, ठीक है, वो देख सकते हैं, भूकंप आ गया कहीं पर, ठीक है, तो वो नेचुरल हो गया। तो इस तरीके से दोनों को मैन मेड और नेचुरल जो भी कैलेमिटी होती है, जो भी डिजास्टर होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है या फिर उसका जो इंपैक्ट है सोसाइटी पर प्रभाव कम करना है, ये यहाँ पर इनका काम रहता है। विजन जो है इनका वो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पहले से ही चीजों को तैयार रखना, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, चाहे फिर जो भी सॉल्यूशन है ताकि कल को दिक्कत हो जाए तो उसको सुधारा जाए, तो उसके ऊपर ये फोकस देकर यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ, वैसे प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं यहाँ पर वो चेयरपर्सन रहता है, पर लेकिन होम मिनिस्ट्री जो है वो इसकी पापा है, यानी कि पापा एजेंसी जो है वो होम मिनिस्ट्री है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली नोट इसलिए दिए हैं, यहाँ पर ये कई बार इनसे क्वेश्चन भी बन जाता है जी। यहाँ पर जो पैसा दिया जाना है कोविड-19 के क्लेम के लिए 50,000 रुपए, वो यहाँ पर स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से आप लोगों का निकाल कर लाया जाएगा। और ये एक तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का ही पार्ट है, जिसके तहत मैंने सारी बातें आप लोगों को बताई है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का ही पार्ट है स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, और उसके सेक्शन 48 में आता है। और ये 13 फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था। 13 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन पर्सन को नहीं आप लोग को बताना है, और इसी के साथ में 15 के भी आप लोग बता सकते हैं, रिसेंट वाले, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर अगर बात करें, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैसा कहां पर जा रहा है उसको चेक करने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी होता है। यानी कल को चलकर अगर लग रहा है 50,000 रुपए ये फेक किसी को वैसे ही बांट दिए गए हैं, बेसिकली घपला देखने को मिल रहा है, तो कैग आकर चेक करेगा इसको कि भाई साहब ये पैसा गया तो गया कहां, और इस तरीके से कैसे बांट दिया बिना आइडेंटिफाई किए हुए लोगों को। तो कैग को भी इनको जवाबदेही अपनी रखनी पड़ेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो भी यहां पर देखती रहती है कि पैसा जो है वैसे तो नहीं बस ऐसे ही बहा जा रहा है, ठीक है, कि लूट लो अपना ही माल है, ये लूट लो अपना ही माल है। मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज लगती है। मेरे गांव की एक स्टोरी है यहाँ पर छोटी सी। एक मेरे गांव में मतलब एक ऐसा इंसान था जो कि थोड़ा सा तोतले नहीं होता, थोड़ा सा इंसान जो ज्यादा थोड़ा सा जीभ थोड़ी सी लड़खड़ाती है जब बोलने में उस टाइम पे, ठीक है। तो एक ऐसा था, मतलब एक हम उम्र था, एक मतलब दोस्त तो नहीं बोल सकते, मैं जानता था मैं उसको। तो वो क्या करता था, पढ़ता लिखता नहीं था और वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। पहले बीड़ी सिगरेट पीने लगा, फिर वो सब चीज़ों में लग गया। अब पैसे बाहर से लूटे तो पता चला कि पिटेगा। एक क्या काम किया, अपने घर वालों को ही लूटते हैं। उसके घर वाले बाहर सामान लेने गए हुए थे, ठीक है, तो गांव जैसे थोड़ा सिटी से दूर पड़ता है, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है वहाँ काफ़ी सारे खेत हैं। तो उसको पता लगा घर वाले सामान लेने गए हैं, वो शाम को आएंगे और लेट हो जाएंगे थोड़े से, तो अपनी टोली को लेकर जाकर छुप कर बैठ गया, अपने ही घर वालों को लूटना है, ठीक है। तो वहाँ पर वही बात आ गई कि जब लूटने की बारी है तो लूट लो अपना ही माल है, तो ऐसा बोलने लगा। तो कहानी है एक तरीके की, तो वो मुझे याद आ जाती है कई बार। तो ये जब अपना ही माल है, अपना ही टैक्स का मनी है और अपना ही लूट रहे हैं, तो लूट लो अपने माल वाली बातें याद आ जाती हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो पैसा बर्बाद करते हैं, करप्शन में पैसा जाता है, गवर्नमेंट का पैसा थोड़ी ना यार, वो हमारी टैक्स पेयर की मनी है, हम लोग टैक्स पे करते हैं, एक एक इंसान टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। आप लोग जो ये आज की डेट में लेक्चर देख रहे हो इंटरनेट रिचार्ज कर उस पर भी आप लोगों ने टैक्स दे रखा है गवर्नमेंट को, ठीक है। ये फोन ला रखे उस पर आप लोगों ने टैक्स दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग इस शरीर को छोड़कर हर जगह टैक्स दे रहे हैं। आप लोग जो भी शरीर के ऊपर चीजें यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने हाथ में पैर में जो भी पहने हुए हैं आज के डेट में, तो हर एक इंसान टैक्स पे कर रहा है। इंसान को लगता है कि हम थोड़ी ना टैक्स पे कर रहे हैं, उनको लगता है बस इनकम टैक्स ही टैक्स होता है। तो ये गलत बात है, इसलिए आप लोगों को रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए अपनी चीजों के लिए। तो ये ग्रांट इन एड है, यानी कि वापस नहीं मिलेगा, जो दे दिया एक तरीका दान है जो यहाँ पर दिया जाता है एक दिक्कत के टाइम पर। और यहाँ पर ये 75% होता है स्टेट डिजास्टर जो एलोकेशन जो जनरल कैटेगरी राज्य के लिए, और 90% होता है यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी के लिए। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो साइक्लोन आ गया वो सब चीज़ों में इसको यूज कर सकता है। और 10% फंड जो है ये यहाँ पर बेसिकली अवेलेबल होता है
इमीडिएट यूज करने के लिए। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर, तो जिसके बारे में क्वेश्चन कई बार आप लोगों से यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में मैंने बोला पहले से, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। इसी के साथ में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा यहाँ पर फाइनेंस कमीशन, तो इसको याद रखिएगा। ये एक संवैधानिक बॉडी है यहाँ पर, जो कि आर्टिकल जो आप लोगों को देखने को मिलेगी आर्टिकल 280 के अंदर में, और 1951 में यहाँ पर ये पिक्चर में आया था। अभी 15 फाइनेंस कमीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, जो कि NK सिंह जी की अध्यक्षता में सामने निकल कर आया। 15 फाइनेंस कमीशन की जो प्रपोजल था उसमें काफी बड़ा चेंज किया गया। हमारी कंट्री में 13 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसा शेयर किया जाता है वो यहाँ पर 32 से लेके 42 कर दिया, इनके 10% बढ़ा दिया ताकि स्टेट गवर्नमेंट के पास में पैसा जा सके। 15 फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पर इसको घटाकर 1% कम कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं अभी रिसेंटली कई सारे स्टेट पीसेस के अंदर में कि आखिर ये कम किस बेसिस पर किया गया और कौन से कमीशन ने किया। तो ये कम किया गया 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। और क्यों किया गया? क्योंकि अभी हमारी कंट्री में जो एक राज्य था 29th राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, वो तेलंगाना के बाद में 29th बना था, इससे पहले 28 राज्य थे, फिर से हमारे देश में 28 राज्य हो गए। तो 29th राज्य जम्मू एंड कश्मीर को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बना दिया है। और यूनियन जो टेरिटरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो 1% यहाँ से निकाला गया है यूनियन टेरिटरी के लिए, तो इसकी वजह से यहाँ पर 42 से 41% इसको कर दिया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। पहले पर्सन कौन थे वो जरूर याद रखिएगा, KC नगोई। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आप लोग के बनते रहते हैं। तो मुझे लगा बेसिक इन्फॉर्मेशन है और इसी के साथ में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए इसको आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया अभी। एक तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास में सेंट्रल गवर्नमेंट गई फेक एलोकेशन को लेकर, वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली। एक बॉडी हो गई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बारे में बातें कर ली। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में बातें कर ली, और फाइनेंस कमीशन के बारे में बातें कर ली। तो ये सारी चीजें इसी आर्टिकल से कवर हो गई है। अभी जो आर्टिकल था वो था कि हाँ हमारी कंट्री में क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, मैं आप लोगों को अगर बताऊं यहाँ पर कोविड-19 की डेथ के बारे में, तो यहाँ पर बोला गया कि डेथ टोल जो है वो इंडियन ऑफिशियल जो है वो बेसिकली अंडरमाइन कर रहे हैं, चीजों को चेक नहीं कर रहे हैं ढंग से, क्योंकि हमारी कंट्री में बोला गया डेथ रजिस्ट्रेशन अभी है भी नहीं ज्यादा। जैसे कि अगर किसी इंसान की डेथ होती है तो जैसे बर्थ होता है, बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, इसे डेथ रजिस्ट्रेशन भी एक होता है। तो वो सबसे ज्यादा डेथ रजिस्ट्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश में 92% है पूरे अगर बात करें 2019 के अंदर में, जो कि इंप्रूव हो गया है। यानी कि 8% लोगों को तो हम लोग अभी कवर नहीं कर रहे हैं, और 8% में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जब संख्या बढ़ जाती है। तमिलनाडु, केरला और मिजोरम 3 राज्य ऐसे हैं, ये क्वेश्चन याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोगों को जो बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि उस टाइम पर भी ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में बन गया था ये पर्टिकुलर मुद्दा। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसको एक बार मैप में देखकर भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन न रहे। मैंने क्या बोला अभी यहाँ पर तमिलनाडु, केरला और मिजोरम। जैसे यहाँ पर हो गया तमिलनाडु, ठीक है, ये हो गया केरला, और आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर हो गया मिजोरम। ये 3 राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जहां पर डेथ का रजिस्ट्रेशन 100% है, यानी कि जो रजिस्टर हो रहा है डेथ में, उसको यहाँ पर डेथ हो रही है उसको 100% इसको यहाँ पर बेसिकली रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। पर लेकिन दूसरी साइड में आप लोग जाएंगे तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जैसे यहाँ पर हो गया बिहार, ये हो गया उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर हो गया झारखंड। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर 67% ही आप लोगों को बेसिकली डेथ का रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया 33% लोगों को रजिस्टर ही नहीं किया गया यहाँ पर, कि इन लोगों की डेथ भी हुई है। तो आप लोग यहाँ से समझिए अब इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, डेथ ही नहीं हुई, और कल को चलकर जब पैसे की बात आती है तो इंसान जो है फिर देखता है यार कहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया, कहाँ पर क्या चीजें, तो वहां से फिर पता चलाता है। तो इसके चलते बोला गया कि हो सकता है जो क्लेम आ रहे हो जिनको आप लोग फेक क्लेम बोल रहे हो वो फेक क्लेम न हो। तो इसके चलते आप लोगों को यहाँ पर फोकस देना पड़ेगा। ऑफिशियली एक कमीशन एक्सपर्ट की टीम होनी चाहिए जो कि यहाँ पर प्रॉपर डेटा आप लोगों को प्रोवाइड कराए, क्योंकि रियलिटी में अगर किसी को दिक्कत हुई है तो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी हेल्प की जाए। तो ये पूरा आर्टिकल था जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसे जो बेसिकली क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से बन जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ओके। एक और इंपॉर्टेंट बात, आज का जो क्विज है यहाँ पर ये बेसिकली अडोल्फ हिटलर के बारे में है, ठीक है। तो ये आप लोग देखेगा, ये टोटल मिलाकर 8 क्वेश्चन है हिटलर के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जर्मनी का ये एक लीडर था यहाँ पर। अभी आज का जो पिक्चर है उसके बारे में आप लोग को बताना है कि पहचानो कौन में यहाँ पर ये कौन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बातें की जा रही है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कल का जो था यहाँ पर जो विजुअलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, वो डेनिस के फिजिसिस्ट थे, ठीक है। तो डॉक्टर आइंस्टीन जिनके बारे में पिक्चर दिखाई गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो कल के क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पर, और ये सारी चीजें मैं आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में, और आंसर भी मैं आप लोगों को पोस्ट कर देता हूँ जिससे आप लोग कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। और आज जो है इंग्लिश का सेशन भी है आप लोगों का, जैसे आप लोगों का सेशन आता है तो आज 12th नंबर सेशन आप लोगों का देखने को मिलेगा इंग्लिश का, जो कि आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव करने का काम करेगा।
तो ये यहाँ पर ये सेशन आते हैं द हिंदू के अंदर भी, तो वो मैं आप लोगों को पोस्ट कर देता हूँ, तो इसको आप लोग पढ़ लिया कीजिए, इससे आप लोग की इंग्लिश इंप्रूव होती है, आप लोगों को नजर आएगी, कई सारी बातें जो हैं वो आप लोगों को नहीं जानने को मिलेगी, और कल के आंसर भी आप लोग यहीं पर ही पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। एक और यहाँ पर बेसिकली ये डेटा पॉइंट टाइप में ही है, सुप्रीम कोर्ट के कोलिज्म के बारे में बात की जा रही है। अभी यहाँ पर क्या बात की जा रही है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारे जो जज हैं वो अभी रिटायर होने जा रहे हैं, ठीक है। अभी कोलिजन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन रिटायर होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है, उससे क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। जैसे जब कोलिजन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो टोटल मिलाकर 5 जज यहाँ पर निकल कर आते हैं। 5 जज मतलब एक तो रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा बाकी के 4 जज रहते हैं जो कि सजेशन देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसके बाद में यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। तो जो 5 जज हैं उसमें से जल्दी जल्दी लोगों की अपॉइंटमेंट होती रहती है, उसके बाद में चीजें फिर सोचनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पर अगर बात करें, जो यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन साहब, वो यहाँ पर अभी रिटायर होने वाले हैं, ठीक है। जल्दी तो उनके बारे में बताई जा रही है, ये आज के दिन में कोलिजियम का पार्ट है। इसी के साथ में यहाँ पर जो यू ललित जी हैं, जिनका नाम है उदय उमेश ललित, ये भी यहाँ पर अभी इनके लगभग इनसे पहले रिटायर हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखते हैं 11 तारीख को, ठीक है, ये 8वें महीने में 26 तारीख को, या 8वें महीने में 11 तारीख को, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये जो होंगे ये आगे चलकर रिटायर होंगे। तो यहाँ पर आगे कोलिजियम के अंदर कंपोजिशन चेंज होता रहता है, तो उसके चलते बोला जा रहा है कि कई बार लोगों को एक तरीके से ट्रांसफर करना, उनका अपॉइंटमेंट करना, उसमें भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कोलिजियम सिस्टम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। कोलिजियम सिस्टम में बेसिकली अगर आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट करनी है तो ये 5 नंबर का होता है, 5 मेंबर का, पर लेकिन हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट अगर आप लोग करनी है और वो सब चीजें करनी है तो आप लोगों को यहाँ पर ये 3 मेंबर का देखने को मिलेगा। 3 मेंबर में यहाँ पर कौन रहते हैं, एक तो चीफ जस्टिस रहेंगे और दूसरे सीनियर मोस्ट जस्टिस, वहाँ पर एक चीफ जस्टिस रहेंगे और दूसरे 4 रहेंगे सीनियर मोस्ट जज। तो ये आप लोगों का डिसीजन यहाँ पर लेंगे। कोलिजियम सिस्टम जो है यहाँ पर ये एक तरीके से सीनियरिटी के बेसिस पर काम करता है कि जो भी सीनियर है उसको बेसिकली आगे लेकर चलना है, ठीक है। संविधान में कहीं पर भी कोलिजियम सिस्टम के बारे में मेंशन नहीं है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आप लोग भी इसको कंटेस्ट कर लेना। आर्टिकल 124 आर्टिकल 217 जो है ये यहाँ पर संविधान में लिखा है कि भाई साहब इनके थ्रू आप लोगों ना सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर देना, तो ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर कोलिजियम सिस्टम जो है वो कहीं पर भी संविधान में मेंशन नहीं है, तो फिर निकल कर कहां से आया, तो जैसे हमारी कंट्री में एग्जीक्यूटिव होती है उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं, यानी गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के भी अपने खुद के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। जैसे कि यहाँ पर केस जाते हैं तो इससे कई सारी इंटरप्रिटेशन करते हैं, जैसे नहीं आप लोग के सामने कोई दिक्कत आ गई तो आप लोग बोलो अच्छा ये दिक्कत है, इसको ऐसे सुधारा जा सकता है और यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो आप लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन किया दिक्कत का, तो कई सारी बातें और जानने को मिल गई। तो फर्स्ट जज का केस आया था 1981 में, इससे यहाँ पर बेसिकली लगा कि यहाँ कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए हमारे देश में जिससे अपना अपॉइंटमेंट अपने आप कर सके जज, और बाहर का जो बेसिकली लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट न करें। सेकंड जज केस है यहाँ पर जिसमें कोलिजियम सिस्टम स्टेब्लिश कर दिया। उस टाइम पर यहाँ पर बेसिकली जज जो है सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 एक्स्ट्रा जज डाल दी इसके अंदर में, ताकि काम को अच्छे से किया जा सके। पर लेकिन आगे चलकर यहाँ पर 2 जज और ऐड कर दिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज यहाँ पर ऐड कर दिए, ताकि चीजों को आराम से लेकर यहाँ पर चला जा सके। तो यही जो है काम करता हुआ आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट को अगर कल को सजेशन देना है तो आर्टिकल 143 के अंदर ये कोलिजियम सिस्टम ही आप लोगों को काम करता हुआ नजर आएगा, जो 5 मेंबर की बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती है। सीनियर मोस्ट 4 जज रहते हैं और एक रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये बेसिक चीजें यहाँ पर जिसके चलते आप लोग चीजों को याद रख सकते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर कनेक्ट करके इसको बताया गया। कोलिजियम सिस्टम के अंदर चीजें जो है वो चेंज होती रहती हैं, तो इसके चलते कई सारी दिक्कतें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल जाती है, क्योंकि एक इंसान जो केस समझ रहा है उसकी जगह कोई और केस ले रहा है कर, तो फिर से यहाँ पर कई सारी बातें निकल कर आती है सामने, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक चीजें आप लोग को बता दी। यहाँ पर अभी हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये आप लोग को देखने को मिलेगा एनवी रमन साहब हैं, ठीक है। तो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये आप लोग बताइए। इनसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश के कौन थे, टेंशन मत लेना जिसको नहीं पता है, कल क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, जिससे कि आप लोगों के माइंड में सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये न्यूज इन नंबर है, जो 5 न्यूज आप लोगों के सामने निकल कर आती है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें जो सबसे खतरनाक लगी वो मुझे यहाँ पर ये है, जिसमें 3,500 के करीब जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलेगा कि उनको यहाँ पर क्या किया गया, 3,500 के करीब बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया यूएन के द्वारा कि ये वो बच्चे हैं जिनको यमन की वॉर में रिक्रूट किया गया था, ठीक है। तो ये काफी गलत बात है कि बच्चों को इस तरीके से वॉर में रिक्रूट किया जाता है, तो ऐसा इशू यहाँ पर देखने को मिला, तो ये काफी गलत चीजें हैं। अभी यहाँ पर एक काफी खतरनाक बात बोली गई है कि आने वाले टाइम में कीनिया, सोमालिया और इथोपिया, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा बोला गया है, ठीक है। यानी कि अगर बात की जाए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोग जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर कीनिया हो गया, ठीक है, ये सोमालिया हो गया, इथोपिया हो गया।
तो ये वाले रीजन में बोला जा रहा है कि बहुत ही लार्ज स्केल पर क्या हो सकता है, बेसिकली यहाँ पर गर्मी देखने को मिलेगी, सूखा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम पर फेमिन देखने को मिलेगा इन पर्टिकुलर एरिया में, तो इनको बचाना होगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर लॉन्ग कोविड बेसिकली बात की जा रही है। 30% के करीब लोगों को ये बोला गया कि यहाँ पर इनको बेसिकली सिम्टम्स जो होते हैं दे कोविड-19, कई सारे लोगों को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कई सारे को सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसके चलते दिक्कतें निकल कर आती हैं। तो हर एक कंट्री में अलग अलग कंडीशन निकल कर आ रही है, तो उसी के बारे में डेटा हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। ये बात करें तो कोयले की शॉर्टेज के बारे में बात की जा रही है, जो मैंने भी आप लोगों को बता दिया। और ये है यहाँ पर ऑयल के बारे में। ऑयल से बना हुआ खाना जो है वो फिलहाल अभी हमारी कंट्री में अगर बात करें डिक्लाइन हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है प्राइस कैसे देखने को मिल रहे हैं हर एक चीज़ के, तो प्राइस हाई की वजह से यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आ रही है। ये सारे आर्टिकल जो है ऑयल के बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को, जो शाम को वीडियो आती है ना आप लोगों की नैनो मैगजीन की 8:30 बजे, जिसे हम लोग PIB और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल कवर करते हैं, तो वहाँ पर ये मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया था 2-3 दिन पहले, जहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी, ठीक है। तो वो बेसिकली आर्टिकल था, मुझे लगा शायद PIB का आर्टिकल था आई थिंक, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें थी, A to Z सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी कि क्या क्या दिक्कत देखने को मिल रही है, कहाँ से क्या क्या हम लोग इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं। तो वो एक मुद्दा था जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी पूरी बात है। एक आर्टिकल जो है आज के आर्टिकल में यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1 मिनट यार, थोड़ा पानी पी लो मेरे। तो यहां पर अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये हो रही है फिलहाल के टाइम पर, अगर आप लोग बात करेंगे, जैसे अभी हमारी कंट्री में रामनवमी के टाइम पर बहुत सारे घरों को जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया, तोड़ा गया, ऐसी बातें यहां पर देखने को मिल रही है। तो उसी के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। वैसे तो आर्टिकल में मतलब जो है बहुत सारी वैसी चीजें लिखी हुई हैं, पॉलिटिकल मुद्दे जो होते हैं, पर इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो आप लोगों के लिए यहां पर ये है कि हमारी कंट्री में जब आप लोग फंडामेंटल राइट के अंदर जाओगे पार्ट 3 में, जिनको आप लोग मौलिक अधिकार बोलते हो, तो 12 से लेके 35 तक आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलते हैं। इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 21, वो बात करता है बेसिकली राइट टू लाइफ के बारे में। तो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, यानी कि आप लोगों को जीने का अधिकार है, और जीने का अधिकार कब होगा, जब आप लोगों को कोई जीने देगा। तो यानी कि अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन के घरों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये उनकी राइट टू एडुकेट हाउसिंग के अंदर में आता है, और आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, यानी कि मौलिक अधिकार का उनका हनन हो रहा है। और सेम बातें यहाँ पर अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, उसमें भी यहाँ पर बातें बोली गई हैं कि यहाँ पर इंसानों को एक रहने लायक, एक इस तरह का एक सही माहौल मिलना चाहिए। पर लेकिन हुआ क्या, अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर में बुलडोजर से कई सारे जो घर हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। जब यहाँ पर ये चीजें जो है पब्लिक में सामने निकल कर आई, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर ये गवर्नमेंट के द्वारा आदेश दिए गए हैं तोड़ने के, यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है ये इस पिक्चर को देखकर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर ऐसा ही कुछ देखने को मिला। तो ये जो बुलडोजर से घर तोड़े गए हैं, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जब यहाँ पर पूछा गया क्या चल रहा है, तो उनके द्वारा बोला गया कि हमने आदेश दिए थे, ये घर जो है वो इलीगल बने हुए हैं, तो वहाँ पर एक तरीके से वो घर इसलिए तोड़े गए हैं। तो राइटर बोल रहे हैं कि आप लोगों को लगता है यहाँ पर ऐसी कोई पिक्चर आप लोगों के सामने आती है कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है, यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आप लोगों को नजर आएंगे, झंडा लिए हुए, उन्हीं की ड्रेस पहने हुए उस तरीके से। तो ये गलत चीज है इस तरीके से, और फिर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब कोविड-19 के लिए, कोविड-19 के लिए नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था, तो जिन लोगों के द्वारा प्रॉपर्टी का डिमोलिशन किया गया था, प्रॉपर्टी को तोड़ा फोड़ा गया था, उनकी सबकी पिक्चर जो है वो यहाँ पर एक पंपलेट पर लगा दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोला कि ये सही तरीका नहीं है, लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं आप लोग, तो हालांकि बाद में इसको हटाया गया, पर लेकिन इतना तगड़ा स्टेप उनके द्वारा उठाया गया। तो राइटर बोल रहे हैं कि यहाँ पर अभी गवर्नमेंट जो है वो क्या करने वाली है, जब आर्टिकल 21 का भी यहाँ पर हनन हो गया, तब गवर्नमेंट यहाँ पर आएगी सामने निकलकर और कुछ ऐसे काम करेगी जिससे कि यहाँ पर इन लोगों के द्वारा, जिनके द्वारा ये सारे स्टेप उठाए गए, इनको थोड़ा डर लगे और आगे से कोई भी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को न मिले। इसके बारे में आप लोग की क्या राय है, ऐसा कुछ करेगी गवर्नमेंट या फिर नहीं? तो राइटर यहाँ पर ये बोले कि उनको यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में हम जो है ऐसा नहीं कि एक अलग थलग कोई कंट्री पड़ा हुआ है, हमारे ऊपर भी इंटरनेशनल लेवल के कानून यहाँ पर बेसिकली इंप्लीमेंट होते हैं। तो इसलिए राइटर ने बोला है कि इंटरनेशनल जो कानून है उनका वॉयलेशन यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे मैंने अभी घर के बारे में आप लोगों को बताया, ठीक है, तो ऐसे ही एक इंसान को इंसान होने के नाते उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, तो एक तरीके से उनको वो भी अधिकार प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये भी सोचने वाला मुद्दा है, और ऐसा नहीं है कि हवा में बातें की जा रही है। 3 केसेस के बारे में बात किया गया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जिसमें यहाँ पर बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, और केएस पुत्तस्वामी केस था यहाँ पर, जिसमें केएस पुत्तस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस जिसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है, ठीक है।
तो इसमें अगर इनको इंटरप्रिटेशन इनका पढ़ा जाएगा तो इसमें बात की जाती है कि ये सारे कानून जो है इंटरनेशनल कानून को फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। जैसे राइट टू प्राइवेसी जो है केस पुत्तस्वामी केस से निकल कर आया 2017 से। तो राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये नहीं कि हमारे देश में बात की जा रही है, ये इंटरनेशनल लेवल पर इसके बारे में बात की जा रही है कि लोगों की प्राइवेसी को आप लोगों को हनन नहीं करना है, चाहे कोई भी कंडीशन यहाँ पर क्यों ना बने। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये समझने वाला मुद्दा यहाँ पर हो जाता है, जिसके चलते बार बार बातें की जाती है। तो यहाँ पर कल को चलकर अगर कोई ऐसा स्टेप उठाए यहाँ पर कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि वो एक तरीके से कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही तगड़े डिसीजन ले रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग को सोचकर बेसिकली समझना पड़ेगा कि आखिर कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो ये एक आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग का बनेगा वो याद रखिएगा। तो एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने चाहिए यार, किसी के घर को न तोड़ा जाए। अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वहां पर एक प्रॉपर कानून के थ्रू काम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक तरीके से ना कि सिचुएशन में माहौल खराब कर जाए, चाहे हिंदू का रिलीजन है, कोई मुस्लिम का रिलीजन है, ठीक है, कोई अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक ऐसा होना चाहिए जहां पर चीजों को ढंग से लेकर चला जा सके, ना कि ये जो अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये गलत है। इस तरीके से यहाँ पर सोसाइटी में सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ता है और कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये बातें यहाँ पर बेसिकली राइटर समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग समझिएगा, जो मुझे पर्सनली लगा। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो एक नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने जिसके बारे में मैंने बात की थी उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक आर्टिकल मुझे कल पढ़ाना था, ठीक है, तो कल टाइम नहीं मिला, पर लेकिन आज देख लेंगे यहाँ पर अगर टाइम मिला तो, वरना फिर इसको संडे में देख लेंगे। जो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है थोड़ा सा, खासकर किसके पॉइंट ऑफ से, जो आज के डेट में एयर बैग्स लगाए जाते हैं गाड़ी के अंदर में। ठीक है, तो उसके बारे में है यहाँ पर ये। तो टेंशन मत लेना, अगर आज टाइम नहीं मिला तो कल देख लेंगे, आर्टिकल छूटेगा नहीं कोई। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर बात करें आज का ही आर्टिकल है, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है और गवर्नर के बीच में रस्साकसी काफी ज्यादा चल रही है। अभी मैं आप लोग कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, वो भी स्टैटिक चीजें बताऊंगा, जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। कल को अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो उसको कैसे डील आप लोगों को यहाँ पर करना है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं आखिर मुद्दा क्या देखने को मिल रहा है। देखिए, एक पहले आप लोगों को कुछ स्टैटिक पोर्शन में बताता हूं, एक आर्टिकल भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है जो कि आप लोगों को समझना है। ठीक है, एक ब्लैंक शीट लेते हैं, इसके बारे में समझते हैं। एक आर्टिकल है हमारे देश में जो कि है आर्टिकल नंबर 200। ठीक है, आर्टिकल नंबर 200 याद रखना है यहाँ पर। ये जो आर्टिकल नंबर 200 यहाँ पर ये है कि आज के डेट में हमारी कंट्री में अगर कोई असेंबली, स्टेट असेंबली कोई बिल पास करती है और वो जो बिल है बाद में गवर्नर के पास में जाता है उसके साइन करने के लिए, और गवर्नर जो है यहाँ पर उस बिल को क्या करता है, उस बिल को गवर्नर जो है बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए रखता है। ये आर्टिकल जो बेसिकली यहाँ पर 200 बोलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस कानून के अंदर में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली होगी जिसके चलते गवर्नर को वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में लेकर जाना है। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं मैं बता देता हूँ पहले एक बार यहाँ पर, जो कि आप लोग समझ पाएंगे। अगर बिल जो है वो गवर्नर के पास में जाता है, सबसे पहले तो वो क्या करता है, उसको एसेंट दे देता है बिल को, यानी कि ठीक है सही काम किया, शाबाश, और इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बधाई मिलती है। ठीक है, इसी के साथ में अगर उसको लगता है कुछ गलत हो रहा है या फिर उसकी तेरी सुनी नहीं जा रही है तो वो क्या करता है, विद होल्ड कर लेता है। और हमारे उसमें बेसिकली संविधान के अंदर में इसके बारे में कुछ ज्यादा चीजें लिखी नहीं है कि प्रेसिडेंट अगर या गवर्नर जो है विद होल्ड कर यानी कि बिल को थाम कर बैठ जाए, अपनी पॉकेट में डालकर भूल जाए, तो उसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, इसको यहाँ पर बेसिकली कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ठीक है, तीसरा वो क्या कर सकता है कि उस बिल को रिटर्न कर सकता है। अगर वो मनी बिल नहीं है, मनी बिल है तो वो रिटर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनी का मैटर है, पता नहीं कहां पर क्या दिक्कतें पड़ जाए, वो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। ठीक है, रिटर्न नहीं कर पाएगा, पर लेकिन और बिल को वो रिटर्न कर सकता है। ठीक है, और पर लेकिन अगर बिल जो है पास कर दिया अगेन बाय स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट कोई अमेंडमेंट, तो गवर्नर को उसको एसेंट देना पड़ेगा। ठीक है, चौथा नंबर का आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट के लिए कंसिडर कर सकता है, तो ये बातें बोलेगी। तो यहां पर जो आर्टिकल 200 है उसमें ये है, अगर कोई भी प्रेसिडेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा उसमें यहां पर ये कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो वो संविधान के खिलाफ ना हो, दूसरा यहां पर डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के उसका अपोज ना करता हो, तीसरा यहां पर कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ में ना हो, चौथा यहां पर बोला गया कंपलसरी, और इसी के साथ में एक्वाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के यहां पर एक तरीके से उसके साथ में डील करता हो। ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर ये चार ऐसे मुद्दे हैं जो कि यहां पर जा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कि सेंट्रल स्टेट के बारे में अगर कोई ऐसा मुद्दा देखने को मिलेगा तो यहां पर ये चीजें हो सकती है। जैसे अभी क्या हुआ, नीट का कानून था, यहां पर ये क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाया गया और सारे बच्चों को बेसिकली मेडिकल साइंस में जाना है, वही यही एग्जाम देकर जाना है। अब ये एग्जाम देकर तो जाना है, पर लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये एग्जाम जो है वो सेंट्रल लेवल का होता है। पहले यहाँ पर एग्जाम जो था वो स्टेट लेवल का हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है सारी चीजों को कंट्रोल करती थी, अपने हिसाब से चीजों को चला लेती थी। पर अभी यहाँ पर ये सिस्टम जो है वो चेंज होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा।
तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों को चीज़ देखने को मिलेगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात पहले मैं आप लोगों को अगर बताऊं, यहाँ पर जैसे आर्टिकल के बारे में बता रहा हूँ, आर्टिकल 200 के बारे में, तो वो ये बोलता है कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए डायरेक्ट आप लोग बिल रखोगे, लेकिन यहाँ पर पहले गवर्नर ने अपने पास में रख लिया, उसको रिटर्न भेज दिया, और फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर ये बोला गया कि एक इनडायरेक्ट वे में जो गवर्नर के और जो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रस्साकसी डायरेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। नॉर्मली जो गवर्नर है कई बार चाय पर बुलाते हैं चीफ मिनिस्टर वगैरह को, इन सबको, उसमें चीफ मिनिस्टर गई नहीं, यहाँ पर जो स्टालिन साहब है उन्होंने मना कर दिया, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, जयललिता जी के द्वारा भी 1994 में जाने से मना कर दिया था। तो ये सारी जो इश्यूज यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, बेसिक मतलब यहाँ पर ये कि इसके चलते काफी सारी रस्साकसी और दोनों के सेंटर और बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के बेसिक वाले बारे बोलिए उनके बीच में देखने को मिलेगा। और सारा ये मुद्दा है, ये है नीट के लिए। नीट क्या है? ये एक तरीका, ये एंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर बेसिकली डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये हमारी कंट्री में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो कराती है, पहले स्टेट गवर्नमेंट इसको कंडक्ट कराती थी, पर लेकिन अभी यहाँ पर नेशनल लेवल के अंदर ला दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यहाँ पर करती है। तो कल को चलकर अगर कोई भी यहाँ पर दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी होती है तो ये देखने वाली कौन है यहाँ पर? ये हेल्थ मिनिस्ट्री, अगर अकॉर्डिंग टू द डेटा की हम लोग बात करें। पर लेकिन कितना देखा जा रहा है वो तो एक अलग बात है। इश्यूज क्या निकल कर आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं उनको लगता है कि उन्होंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं किया और वो थोड़ा सा लोकल एरिया में ज़्यादा गए हैं, एक तरीके ज़्यादा अच्छे से, मतलब एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की जब बात करते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में जो पढ़ाई होती है वो सेंट्रल लेवल पर जो एग्जाम होते हैं उसके लेवल की नहीं हो पाती है, कई बार बच्चे पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, तो उसके चलते उनको लगता है स्टेट का बात स्टेट में रहनी चाहिए, तो उसके चलते यहाँ पर इनको लग रहा है कि जो नीट लाया गया है इसमें तमिलनाडु के बच्चे पीछे छूट गए, हम लोग नीट का पार्ट नहीं बनेंगे, अपना काम अपने आप लेकर चलेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और अपना खुद से कानून लेकर आ रहे हैं। तो जब यहाँ पर कोई ऐसा मुद्दा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को साइड में रखकर स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून लेकर आएगी, तो तब प्रेसिडेंट के लिए कंसीडर किया जा सकता है उस पर्टिकुलर बेसिकली बिल को। पर लेकिन लंबा समय हो गया, राइटर बोल रहे हैं यहाँ पर, पढ़ा हुआ है इतने दिन से, अगर ढंग से कंसीडर करना है तो ढंग से किया जाए, ऐसे बेसिकली तानाकानी नहीं की जाए जिससे कि दोनों के बीच के रिलेशन जो है वो भी और ज्यादा यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आए और भी कई सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिले। तो राइटर थोड़ा सा वो इस तरीके से देख रहे हैं कि चीजों को प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव तरीके से लेकर चलना चाहिए, ना कि इस तरीके के डिसीजन यहाँ पर लेने चाहिए। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अगर आप लोगों से पूछ जाए, आप लोगों से यहाँ पर बात की जाए तो याद रखिएगा। वैसे गवर्नर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैंने डाल दी है। गवर्नर जो है वो आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक पार्ट 4 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं और जब भी कोई स्टेट एग्जीक्यूटिव बोले तो ये पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? गवर्नर होता है जो काम करता है, इसी के साथ में चीफ मिनिस्टर होता है, काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर काम करते हैं, एडवोकेट जनरल आप लोगों को देखने को मिलेगा और वाइस गवर्नर भी यहाँ पर निकलकर सामने आता है। ठीक है, तो यहाँ वाइस गवर्नर हमारे देश में नहीं, यहाँ पर जो वाइस, जैसे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है ना यहाँ पर, ऐसे हमारे देश में वाइस गवर्नर आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन सेंटर स्टेट में जब आप लोग कंपेयर करेंगे तो कंफ्यूजन क्या है यहाँ पर, यही है कि सेंटर में प्रेसिडेंट होता है और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, पर लेकिन स्टेट में गवर्नर और वाइस गवर्नर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर, इसके चलते गवर्नर जो रहते हैं वो तो हेड रहते हैं, उनके नाम पर सारे काम किए जाते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि आप लोग समझिएगा, यानी कि स्टेट की मैंने डाल दिया कुछ, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है पढ़ने में और आप लोग जुझारू टाइप के बच्चे हैं तो ये भी सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर कुछ करके प्रोवाइड करा दी है, जैसे कि यहाँ पर गवर्नर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो पूरा एक चैप्टर कवर हो जाएगा आप लोगों का, जो कि पॉलिटी के अंदर मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, तो क्या होता है गवर्नर, किस तरीके से, वो सारी चीजें, तो ये इसलिए डाल दी नोट्स। हालांकि मैंने 2 दिन पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था, पर फिर भी कई सारे जो बच्चे होते हैं अगर कुछ डाउट रह जाए उनको, तो नोट्स प्रोवाइड मैं करा देता हूँ पीपीटी में। इसलिए मैं कहता हूँ पीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, कुछ करो चाहे ना करो, पीपीटी जरूर डाउनलोड कर लिया करो, उसके अंदर कई सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक मुद्दा था, आई होप कि इसको लेकर माइंड में क्लैरिटी आई होगी। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो कि अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पर, ये पूरे दिन जो है वो कल ट्रेंड भी करता रहा यहाँ पर, कि जो घर वगैरह यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, ब्रेक किए जा रहे हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी के घर तोड़े जा रहे हैं, ऐसी बातें देखने को मिली। देखिए हमारा देश जो है ना यार बहुत ही डाइवर्स देश है, और यहाँ पर ऐसी चीज़ देखने को मिलती है ना, तो फिर कहीं ना कहीं एक माहौल खराब होता है देश के अंदर में, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसलिए बात की जाती है कि कम से कम हमारे देश में एक सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए। अगर ये दिक्कतें होती है तो फिर काफ़ी सारे इश्यूज हमारे देश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे मुद्दे बनते हैं यार, क्या ही किया जाए इनके हाथ में ये, पर लेकिन ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये है कुछ बातें। बाकी अगर न्यूज एनालिसिस के बारे में हम लोग यहाँ पर बातें करें तो यहाँ पर बात की जा रही है, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इशू निकल कर आ रहा है यहाँ पर श्रीलंका के अंदर में। श्रीलंका के बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, यहाँ पर श्रीलंका के अंदर में खस्ता हालत हो चुकी है
और अभी ये बताया जा रहा है, अभी हमारी कंट्री में एक रिपोर्ट अभी यहाँ पर पब्लिश की गई है नीति आयोग के द्वारा, उसमें ये बोला गया कि अगर इंडिया जो है वो यहाँ पर नहीं सीखेगा श्रीलंका से, श्रीलंका में क्या किया गया, लोक लुभावनवाद की नीति ज़्यादा लेकर आई गई है। यानी कि ये न देखकर कि प्रैक्टिकलिटी क्या है, जैसे कि घर से पैसे आ रहे हैं 10,000 रुपये, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, ये नहीं देखा कि अपना महीना काटना है उन 10,000 रुपये में, आप लोगों ने आते ही पहले उससे कपड़े खरीद लिए, दोस्तों की पार्टी की जा रही है, ठीक है, इसी के साथ में मतलब किसी को उधार पकड़ा दिए, महीना हो गया खत्म। अब आप लोगों को लगा कि यार एक तरीके से मतलब महीना हुआ मतलब 15 दिन गए, अब 15 दिन बच गए, अब 15 दिन में लाले पड़ गए, यार काम कैसे चलेगा। यही कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिला। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया लोगों की टैक्स जो है आप लोगों से बिल्कुल ना के बराबर लिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में और कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली, जबकि उस टाइम पर ये बातें बोलेगी जब तुम्हारा पैसा आना बंद हो चुका है। 10% तो तुम्हारा डायरेक्ट जो है वो बेसिकली टूरिज्म से आता था, वही खत्म हो चुका है तुम्हारा। बाहर से जो रेमिटेंस आता था वो तुम्हारा खत्म हो चुका है, ठीक है। खुद की कंट्री में सारी चीजें ठप हो चुकी हैं, कोविड-19 के चलते वो काम नहीं कर रही है, वहां से तुम्हारा पैसा आना बंद हो चुका है, वो कैसे काम चलेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली, जिसके चलते ये इशू यहाँ पर निकल कर आया और कंट्री खस्ता हालत हो गई। इसलिए कहते हैं कई बार लापरवाही जो है वो इंसान को लेकर डूब जाती है, और श्रीलंका के अंदर 100% यहाँ पर लापरवाही जो है वो गवर्नमेंट की देखने को मिल रही है, जहां से चीजें सामने निकल कर आई। कोई भी डिसीजन जो है वो कंट्री को ध्यान में रखते हुए लिए ही नहीं गए, सारे के सारे डिसीजन जो है वो अफलातून बनकर लिए गए कि हाँ ऐसा लग रहा था कि रजनीकांत के ये चाचा भतीजे के बच्चे हैं जो कि यहाँ पर सब कुछ निकाल कर ले जाएंगे। तो सारा का सारा डुबाया गया है एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में, रैंडम डिसीजन लेकर, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लिए गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पता है, वो भाई साहब बोल रहे हैं कि आउट कैपिटल यानी कि राजधानी को ट्रांसफर करते हैं। तो दिल्ली से तुगलकाबाद ले गए कैपिटल, आने के बाद में उनको पता चला कि यार ये तो गलत जगह आ गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दिक्कतें हो गई हैं, फिर से वापस चलो। आधे लोग आने में मर गए, आधे लोग जाने में मर गए। ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग ढंग से एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं जिंदगी में, तो फिर उसका खामियाजा भी आप लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ये बातें बोलेगी। अभी यहाँ पर इंपावर करने की बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर को, तो अमेंडमेंट जो 19th है उसको रिस्टोर करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके चलते भी कई सारे इशू निकल कर आ रहे हैं। कंट्री के अंदर में सिचुएशन खराब हो चुकी है, IMF से बेसिकली भीख मांग रहे हैं अभी अपनी कंट्री को बचाने के लिए। अगर IMF जो है यहाँ पर चीजें प्रॉपर वे में हैंडल करेगा तो पर, लेकिन उसको भी यहाँ पर कुछ चाहिएगा, बिना फ्री में तो IMF प्रोवाइड कराएगा नहीं, तो बोलेगा चीजों को ओपन करो, वो सब चीजें। श्रीलंका के अंदर आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये बात की जा रही है, नो रिलीजियस प्रोसेसिंग विदाउट नोड। यानी कल को चलकर कोई भी शोभा यात्रा निकाल रहा है या कोई ऐसी रिलीजियस से रिलेटेड यात्रा निकाल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो बोल रहा है कि बिना परमिशन लिए हुए यहाँ पर ये कोई भी हरकतें नहीं करेगा। बेसिकली होता क्या है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कई सारे इश्यूज हो गए, हिंदू मुस्लिम को लेकर ऐसे दंगे निकल कर आ गए, तो इसकी वजह से कई सारे माहौल खराब हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं हम लोग, आर्टिकल 28 से लेके 25 से लेके 28 तक का पार्ट 3 के अंडर में आप लोगों को अपने अधिकार दे रखे हैं, पर लेकिन वो अधिकार जो है वो रिस्ट्रिक्टेड भी किए जा सकते हैं अगर आप लोगों के अधिकार से किसी दूसरे के अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये आप लोगों को फंडा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कल को चलकर अगर सौहार्दपूर्ण माहौल जो है स्टेट के अंदर वो बेकार हो गया, तो फिर यहाँ पर ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर कुछ बातें की जा रही है। तो योगी साहब के द्वारा डिसीजन यहाँ पर लिए जा रहे हैं ताकि मेंटेन रखा जा सके पीस एंड हार्मनी स्टेट के अंदर में, और चीज़ों को सही से लेकर आगे बढ़ा जा सके, क्योंकि कई बार दिक्कतें देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से माहौल जो है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातें हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को यहाँ पर ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, इसमें है दिल्ली की जो म्यूनसिपैलिटी है उसको अभी मर्ज कर दिया गया है। यानी कि दिल्ली में पहले 3 म्यूनसिपैलिटी हुआ करती थी, तो तीनों को मर्ज कर एक बना दिया गया। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा यहाँ पर एसेंट दे दिया गया यहाँ पर दिल्ली म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली अलग अलग जो 3 म्यूनसिपैलिटी हुआ करती थी उनको मर्ज कर एक म्यूनसिपैलिटी बनाया जा रहा है। तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा बेसिकली 18 अप्रैल को यहाँ पर जो कि यहाँ पर पब्लिश किया गया था जनरल इन्फॉर्मेशन, तो उसके चलते यहाँ पर ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल लेकर आ गया और गजट में इसका नोटिफिकेशन किया गया सेंटर के द्वारा। याद रखिएगा, पहले आप लोग बिल को लेकर आते हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा में, पास कराने के बाद में प्रेसिडेंट साइन करते हैं, और फाइनल तब चीजें सामने निकल कर आती है जब उसको गजेटेड ऑफिसर आप लोग बनते हैं, तो उसी गजट में उनका नोटिफिकेशन निकल कर आता है। तो गजेटेड ऑफिसर का मतलब क्या होता है कि आप लोगों का नाम जो है वो इंडियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट गजट में उसको लिखेगी बेसिकली, तो इसलिए आप लोगों को गजेटेड ऑफिसर बोला जाता है। और आप लोगों की जो सैलरी है फिर कहाँ से निकल कर आती है, ये आप लोग बताइए, आप लोग समझोगे तब अच्छे से, ठीक है। तो ये इसको जाकर सर्च करना, जब आप लोग बन जाते हो ऑफिसर्स तो सैलरी कहाँ से निकल कर आती है, ठीक है। देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसके चलते
जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि गलत काम किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, सारी म्यूनसिपैलिटी को एक कर दिया। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आने वाले टाइम में हम लोग चीज़ों को इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो कितना इंप्रूव होगा वो तो बाद में दिखेगा, फिलहाल ये मुद्दा है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। अभी आप लोगों को पता है गुजरात में इलेक्शन है, तो गुजरात के कई सारे एडवर्टीजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली मुद्दा ऐसा रहता है कि इन्हीं को बोलते हैं लोक लुभावनवाद की नीति, जिसके बारे में अभी नीति आयोग के एक मेंबर ने कमेंट किया था। जैसे पंजाब में था, पंजाब में सबने अपने अपने लोक लुभावनवाद के काम किए। अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं फ्री में दे देंगे, वो कर देंगे। ये कई बार चीज़ें लेकर डूब जाते हैं देश की जो गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अभी यहाँ पर गुजरात के अंदर हालांकि ये तो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, पर देखने का मुद्दा ये कि अभी क्यों डेवलपमेंट याद आया गुजरात के इलेक्शन के टाइम पर, पिछले 5 सालों में तो याद नहीं आया। तो ये थोड़ा सा एक सोचने वाला मुद्दा बन जाता है, और लोग भी समझ चुके हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें। तो इसलिए जो पॉलिटिशियन है उनको प्रोडक्टिव थोड़ी सी एक नीति लेकर चलनी चाहिए, ना कि बस बेसिकली इलेक्शन के नाम पर चीज़ों को करना है। तो वो कई सारे इशू मुझे लगते हैं। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग मेरे मतलब विचार से डिसएग्री हो सकते हैं। कई सारे एडवर्टीजमेंट अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली के डाल रखे थे आज, ठीक है। तो ये सब मुद्दे चलते रहते हैं, तो आप लोगों को एक इन्फॉर्म सिटीजन रहना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि डेयरी के जो एक तरीके से जो इनके द्वारा अभी क्या किया गया, जो आज के डेट में जो डेयरी सेक्टर है, ठीक है, तो बोला गया कि डेयरी सेक्टर अनवील किया गया इनके द्वारा कॉम्प्लेक्स इन गुजरात, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आने वाले टाइम में खासकर जो किसान है या वुमेन है जो कि इसमें काफ़ी काम करती है, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो इनके द्वारा यहाँ पर बानस डेयरी में विजिट किया गया, उसी के चलते यहाँ पर ये पिक्चर सामने निकल कर आ रही है। इंडिया जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में जैसे आयुर्वेदा ये सब चीज़ें हो गई, उसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। ये बातें WTO के चीफ के द्वारा यहाँ पर बोली गई है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर मानसून जो है वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में कई सारे पेड़ वेड़ वगैरह जो है वो यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहाँ पर गर्मी है अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मौसम भी चेंज नजर आएगा, जैसे कि मौसम के चेंज होने से हरकतें होती है, जैसे अभी गले में हो रही है, ठीक है। तो इसका ध्यान आप लोग रख सकते हैं, ओके। तो ये है यहाँ पर। बाकी आज का सुडोकू है यहाँ पर, ये मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर, उसका आंसर भी दे दूंगा कल वाले का, वो आप लोग देख लेना। SLV कमांडो जो है आज के ये है यहाँ पर बेसिकली आयसा, तो आप लोग देखते हैं काफ़ी अच्छे से इनके द्वारा आंसर दिए गए, सारी चीज़ों के पॉइंट जो है ढंग से बताए गए इनके द्वारा। तो आप लोग भी इस तरीके से कोई जो क्वेश्चन पूछते हो उसमें पार्टिसिपेट जरूर किया करो, और SLV कमांडो आप लोग यहाँ पर बन सकते हैं। आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसको जाकर डाउनलोड कर लेना, और वैसे यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ यार, गले में आज थोड़ी दिक्कत थी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। मतलब कोशिश करता हूँ चीज़ें सही रहे पर, लेकिन पता है आप लोगों को थोड़ा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। थैंक यू।